कभी सोचा आपने कि कुछ लोगों की बातें या प्रेजेंटेशंस इतनी यादगार क्यों होती हैं? हाँ, मतलब जैसे कोई स्टीव जॉब्स का लॉन्च हो बिल्कुल, या कोई ऐसी टेड टॉक जो बस दिमाग में छप जाए। सही कहा। तो आज हम ना कारमाइन गैलो की एक किताब है, टॉक लाइक टेड, उसके जरिए इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बहुत दिलचस्प किताब है। इस किताब में क्या है कि सैकड़ों सफल टेड टॉक्स को बारीकी से देखा गया है। हाँ, और उनमें से वो 9 खास टेक्निक्स मतलब सीक्रेट्स निकाले गए हैं जो सबसे असरदार स्पीकर्स यूज करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ स्टेज पर बोलने वालों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हर उस इंसान के काम की है जो अपने आइडियाज को ठीक से दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। चाहे वो ऑफिस की मीटिंग हो या रोज की बातचीत भी। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। गैलो ने सिर्फ स्पीकर से ही बात नहीं की। नहीं, उन्होंने न्यूरोसाइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से भी पता किया है। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये तरीके आखिर काम क्यों करते हैं, बिल्कुल। मतलब इसके पीछे का विज्ञान क्या है। किताब में हर टेक्निक के पीछे का लॉजिक, उदाहरण और प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं। हाँ, वो टेड नोट्स करके दिए हैं, बहुत प्रैक्टिकल है। बढ़िया। देखिए, डैनियल पिंक कहते हैं ना, आजकल हम सब एक तरह से सेल्स में हैं। हाँ, अपने विचारों को बेचना। सही, तो ये किताब वही सिखाती है। और सिर्फ क्या नहीं, क्यों भी। जैसे वो उरी हैसन का रिसर्च है। हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में, ब्रेन टू ब्रेन कपलिंग। हाँ, वही। हाँ, कि कहानी सुनाने वाले और सुनने वाले का दिमाग कैसे सिंक हो जाता है, एक लय में आ जाता है। कमाल है। कहानी से दिमागी कनेक्शन बनता है। अच्छा, तो पहला बड़ा सीक्रेट क्या है किताब का? पहला है अपने पैशन मतलब जुनून को बाहर लाना। जुनून जैसे एमी मेलिन्स हैं जिन्होंने अपनी प्रोस्थेटिक टांगों और चुनौतियों पर बात की, या कैमरन रसेल। हाँ, वो मॉडल जिन्होंने इंडस्ट्री के बारे में बोला था। बिल्कुल, उनका जो जोश था, वो जुनून, वो सीधे दर्शकों तक पहुंचा। लगता है कि ये बात दिल से आ रही है। हाँ, वो महसूस होता है। और ये सिर्फ महसूस होने की बात नहीं है। देखिए, एक स्टडी में पाया गया कि इन्वेस्टर्स भी उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जिनमें अपने काम को लेकर जुनून दिखता है। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। और साइंस भी यही कहता है, जुनून और लगातार प्रैक्टिस से ना दिमाग में असल में बदलाव आते हैं। जैसे वो संगीतकारों वाला उदाहरण था। हाँ, पैस्कल मिशेलॉन का शोध संगीतकारों या टैक्सी ड्राइवरों के दिमाग लगातार अभ्यास से कैसे बदल जाते हैं, वैसे ही अपने विषय में डूबने और उस पर बात करने से दिमागी क्षमताएं बढ़ती हैं। ठीक है, तो जुनून जरूरी है, लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाएं कैसे? यहीं पर दूसरी बात आती है, कहानी कहने की कला, स्टोरी टेलिंग। कहानी कहना, ब्रायन स्टीवनसन का नाम याद आता है। बिल्कुल, उन्हें टेड के इतिहास में सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। और उन्होंने अपने भाषण का लगभग 65% हिस्सा कहानियों को दिया था। हाँ, व्यक्तिगत कहानियां, जैसे डैन एरियली ने अपने जलने के अनुभव के बारे में बताया था। वो बहुत पावरफुल था। हाँ, ये कहानियां सीधे दिल को छूती हैं। और इसका भी कोई साइंटिफिक बेसिस है ना? ब्रेन स्कैन्स दिखाते हैं कि कहानियां दिमाग के सिर्फ भाषा वाले हिस्से को नहीं, बल्कि कई हिस्सों को एक्टिवेट करती हैं, इमोशनल सेंटर्स को भी। अच्छा, इसलिए वो सिर्फ तथ्यों से ज्यादा असरदार होती हैं। बिल्कुल। ब्रेने ब्राउन ने क्या खूब कहा है, शायद कहानियां सिर्फ आत्मा वाले आंकड़े हैं। वाह। अरस्तु ने कहा था ना, इथोस लोगोस पैथोस। हाँ, विश्वसनीयता, तर्क और भावना। स्टीवनसन ने सबसे ज्यादा जोर पैथोस यानी भावना पर दिया। ठीक है, जुनून, कहानी। अगला क्या है? अगला है वाव मोमेंट्स बनाना, मतलब कुछ ऐसा करना जो चौंका दे। चौंका दे, जैसे बिल गेट्स ने स्टेज पर वो मच्छर छोड़ दिए थे, याद है? हाँ, मलेरिया पर बात करते हुए, वो कोई भूल नहीं सकता। या स्टीव जॉब्स का अपनी जेब से पहला आईपॉड निकालना। हाँ, वो भी एक क्लासिक मोमेंट है। तो ऐसे पल बनाने जरूरी हैं। आंकड़ों को भी यादगार बनाया जा सकता है। जैसे वो आईपैड मिनी वाला उदाहरण, पेंसिल से तुलना। बिल्कुल। दिमाग ऐसी चीजों को क्यों याद रखता है? क्योंकि इनमें भावनाएं जुड़ी होती हैं। इसे कहते हैं इमोशनली चार्ज्ड इवेंट। ऐसे में डोपामाइन रिलीज होता है जो याददाश्त को मजबूत करता है। अच्छा, इसके कई तरीके हैं। कोई चीज दिखाना, प्रॉप्स का इस्तेमाल करना, जैसे वो माइकल प्रिचर्ड का वाटर फिल्टर। हाँ, या चौंकाने वाले आंकड़े देना, दमदार तस्वीरें दिखाना, कोई कैची हेडलाइन देना, या कोई बहुत पर्सनल कहानी सुनाना। सही है। किताब 18 मिनट के नियम पर भी जोर देती है ना? हाँ, हालांकि आजकल शायद 18 मिनट भी ज्यादा लगने लगे हों। सही बात है, पर 18 मिनट ही क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा देर तक लगातार ध्यान देना दिमाग के लिए मुश्किल होता है, बोझ बढ़ जाता है। कॉग्निटिव लोड जिसे कहते हैं। हाँ, दिमाग जानकारी प्रोसेस करने में ग्लूकोज खर्च करता है और एक लिमिट के बाद ध्यान भटकने लगता है। जॉन एफ कैनेडी का वो मशहूर भाषण भी 18 मिनट से कम का था।
अच्छा। जॉर्ज मिलर का वो मैजिकल नंबर 7 वाला कॉन्सेप्ट था ना। हाँ, प्लस या -2। अब तो मानते हैं कि वो नंबर शायद 3 या 4 ही है। एक बार में हम इतनी ही जानकारी ठीक से प्रोसेस कर पाते हैं। इसलिए 3 का नियम इतना कारगर है, रूल ऑफ 3। बिल्कुल, अपनी बात को 3 मुख्य पॉइंट्स में बांटना। ज्यादातर अच्छे टेड स्पीकर्स यही करते हैं। मैसेज मैप तकनीक भी शायद इसी पर बेस्ड है। हाँ, उसी का हिस्सा है। इसके बाद किताब में विजुअल्स यानी तस्वीरों की बात आती है। हाँ, गैलो इस पर बहुत जोर देते हैं। देखिए, अल गोर की वो क्लाइमेट चेंज वाली प्रेजेंटेशन। हाँ, एन इनकन्वीनियंस ट्रूथ। उसे देखकर रिचर्ड ब्रांसन जैसे लोग इंस्पायर हुए। बात यह है कि अगर जानकारी सिर्फ सुने तो कम याद रहती है, लेकिन अगर तस्वीर के साथ देखें तो 65% ज्यादा याद रहती है। पिक्चर्स सुपीरियरिटी इफेक्ट। सही। इसीलिए वो पुरानी स्टाइल की पावर पॉइंट स्लाइड्स जिनमें बस टेक्स्ट भरा होता है, वो काम नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि दिमाग एक साथ स्क्रीन पर पढ़ना और स्पीकर को सुनना, ये दोनों काम ठीक से नहीं कर पाता। मल्टीटास्किंग तो मिथक है। तो स्लाइड्स कैसी होनी चाहिए? कम शब्द, ज्यादा विजुअल्स। ये मल्टीमीडिया प्रिंसिपल और ड्यूअल कोडिंग थियरी के हिसाब से भी सही है। डुअल कोडिंग मतलब दिमाग जानकारी को 2 तरह से प्रोसेस करता है, देखकर विजुअल और सुनकर वर्बल। दोनों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। और कभी-कभी मल्टीसेंसरी अनुभव भी। हाँ, जैसे अमांडा पामर ने स्टेज पर फूल या बॉक्स का इस्तेमाल किया, या डॉक्टर इलियट क्रेन ने वो ब्लो टॉर्च दिखाया था दर्द समझाने के लिए। ओह हाँ, वो तो बहुत नाटकीय था। यादगार बन जाता है। बिल्कुल। और आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? शायद सबसे जरूरी ऑथेंटिक रहना। जैसे हैं वैसे रहना, अपनी लेन में रहना, जैसा किताब में कहा है। नकल ना करना। हाँ, देखिए, वॉरेन बफे हों या रिचर्ड ब्रांसन, ये लोग भी शुरुआत में नर्वस होते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस की और सबसे जरूरी, वो खुद बने रहे, अपनी असलियत नहीं छोड़ी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नकल करने की कोशिश ना अक्सर पता चल जाती है। सही बात है। तो कुल मिलाकर ये किताब हमें सिखाती है कि बढ़िया कम्युनिकेशन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे सीखा जा सकता है। ये जुनून, कहानी कहने की कला, कुछ नयापन लाने की हिम्मत, बातों को छोटा रखना, विजुअल्स का सही इस्तेमाल करना, और सबसे बढ़कर सच्चे रहना, इन सब का मिश्रण है। हाँ, और इसे कोई भी सीख सकता है, प्रैक्टिस से बेहतर कर सकता है। बिल्कुल। किताब में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, विचार उतने ही अच्छे होते हैं जितना उनके बताए जाने के बाद एक्शन लिया जाता है। सोचने वाली बात है। तो इन सब बातों को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि वो पहला कदम क्या हो सकता है जो किसी के अगले आइडिया को एक ऐसे एक्शन में बदल दे जो शायद दुनिया बदल दे। ये तो श्रोताओं को सोचना होगा।